साथियों, आज जिस पुस्तक पर मैं बात करने वाली हूँ वो काशीनाथ सिंह जी की घर का जोगी जोगड़ा। इस पुस्तक पर प्रोफेसर नामवर सिंह के जीवन के कुछ बेहद संस्मरणीय स्थितियों, परिस्थितियों, घटनाओं और जीवनचर्या पर काशीनाथ सिंह जी ने बहुत ही यादगार पुस्तक ये रची है। और ये पुस्तक मुझे कुछ इस तरह से अपील करती है कि मैंने सोचा आज इस पर क्यों न बात की जाए। शीर्षक मैंने दिया है बाबुल मोरा नैहरवा छूटो जाए। देखिए, काशीनाथ सिंह जी लगातार अपने कथाकार रूप में अपनी भाषा के अपनी संवेदना के मिजाज और अपनी स्मृतियों, संवेदन और अनुभवों को बटोर कर समेट कर जिस अंदाज से परोसते रहे हैं, हम सब उसके कायल हैं। अलग मिजाज हो, तेवर में पिरोई गई नई तरह की भाषा हो, या अर्जित परिमार्जित, या कह सकते हैं कि जो उधार की नहीं है, अपनी ही है, नैसर्गिक है, ऐसी भाषा है काशीनाथ सिंह की। और काशीनाथ सिंह मुझे बहुत प्रिय हैं और पाठ्यक्रम में तो आप उनकी पुस्तकें और कथा पढ़ते रहे हैं। आज मैं इस पुस्तक पर घर का जोगी जोगड़ा पर बात करूंगी। देखिए, काशीनाथ जी की भाषा में बेहद आत्मीय संवेग मिलते हैं, या जो बहुत निजी संबंध हैं उनके संस्मरणों को वो किस तरह से बिना लाग लपेट की भाषा में आत्मीय संबंध है, जबकि प्रोफेसर नामवर सिंह उनके बड़े भाई हैं। तो जिस ताने बाने में वो अपने आत्मीय संबंधों को पिरोते हैं और जिन संस्मरणों में, जिन अनुभवों में पिरोते हैं, काशीनाथ जी कभी उलझते नहीं हैं, उनमें फंसते नहीं हैं। जिसे प्रायः मैं मुक्तिबोध की शैली में, जब वो ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान कहते हैं, तो मैं प्रायः तटस्थता में संलग्नता और संलग्नता में तटस्थता कहती हूँ। काशीनाथ जी ऐसे ही हैं, तटस्थ होकर भी संलग्न और संलग्न होकर भी तटस्थ, यानी बिल्कुल पारदर्शी, बिल्कुल साफ साफ समझ में आते हैं। जितना कुछ भी मैंने उन पर पढ़ा लिखा, या काशीनाथ जी को जो मैं थोड़ा सा समझ पाई, और उनके कथाकार रूप को जितना मैंने पिरोया तो अपनी आलोच्य दृष्टि से, तो मैं ये समझ पाई कि वो कोई व्यवस्थित आदमी नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी विचित्र बात कह रही हैं। तो दरअसल मेरा अपना ये मानना है, और बड़ा दृढ़ हो गया है अब ये मानना, कि जो बहुत व्यवस्थित आदमी होगा ना, जो बहुत व्यवस्थित होगा, वो व्यवस्था की खिलाफत कभी नहीं करेगा। यानी न वे व्यवस्थित आदमी हैं व्यक्तित्व के तौर पर, और न व्यवस्था में बंधे हुए, व्यवस्था की वकालत पैरवी करते हुए कोई कथाकार है। अब मेरे मानने पर अगर आप जाएं, तो मैंने इसे बड़ी दृढ़ता से, बड़ी शिद्दत से महसूस किया है कि जो व्यवस्था का कलपुर्जा होता है वही सबसे ज्यादा मैनेज्ड होता है, व्यवस्थित होता है, और फिर वो उस व्यवस्था का विरोध कतई नहीं कर पाता। वो उसका कलपुर्जा होता है, वह तो उसकी पैरवी करेगा, वकालत करेगा। यथास्थितियों से टकराने का दमखम कभी भी व्यवस्थित आदमी में नहीं होता। आप देख लीजिएगा इसको पूरे संस्मरण में, ये घर का जोगी जोगड़ा, इस पूरे संस्मरण में कहीं भी वो तारतम्यता, वो सिलसिला, या वो आत्मीय लाग लपेट, वो लगाव काशीनाथ जी कहीं नहीं दिखाते, बल्कि सिलसिले और क्रम का तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। जब मैं संस्मरणात्मक आख्यान कह रही हूँ, नामवर सिंह जी की जीवन पर जो लिखी गई संस्मरणात्मक पुस्तक है घर का जोगी जोगड़ा, तो उसमें आप यही पाएंगे कि पूरी तरह से काशीनाथ जी अपने बड़े भाई की दिनचर्या, उनकी आदतों, उनकी क्या कह सकते हैं, उन छोटी छोटी स्थितियों, परिस्थितियों, घटनाओं से अपने को काट कर, अलग रखकर, तटस्थ होकर, विरक्त होकर, निर्मम होकर कर रहे हैं। और यही खूबी मुझे काशीनाथ जी की भाती है। फिर भी एक सृजनात्मक ईमानदारी होती है,
और एक अपनी रचना को परोसने का अंदाज होता है और अपने पाठकों से, अपने श्रोताओं से एक नाता निभाना होता है। सो काशीनाथ जी वो भी निभाते हैं। इस सर्जनात्मक ईमानदारी को अच्छे से निभाते हैं काशीनाथ जी जब वे नामवर जैसे व्यक्तित्व पर बात कर रहे हैं, है ना। नामवर हिंदी जगत में, हिंदी के साहित्य जगत में, इतिहास में, आलोचना जगत में नामवर जैसा बड़ा नाम अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसे व्यक्तित्व पर जब बात करनी है तो बहुत संयमित होकर बात करनी होगी, बड़ा संतुलन बिठाना होगा। भले ही प्रखर सर्जक आलोचक नितांत निजी समय को देख रहा हो, उन परिस्थितियों का पहला साक्षी रहा हो, काशीनाथ जी उनके छोटे भाई हैं, पर उन परिस्थितियों को उकेरने में जो साहस चाहिए या जो सयानापन चाहिए या जो फिर कहूंगी कि तटस्थ संलग्नता और संलग्न तटस्थता चाहिए, उस भूमिका को निभाने में भी काशीनाथ जी बहुत सफल हुए हैं और इसीलिए मेरे मन को छूते हैं। चलिए बात करते हैं पुस्तक पर। काशीनाथ जी स्वीकारते हैं कि संस्मरण के लिए हिंदी में कोई मॉडल नहीं था, ना अब तक है ना। और किसी मॉडल में बंध कर काशीनाथ जी कभी लिखते भी नहीं। उनकी कथाओं को भी आप देख लीजिए। और जो कुछ भी रूखा सूखा बेजान अनाकर्षक मांस मज्जाहीन ऊष्मा रहित था या हड्डियों के निर्जीव ढांचे की तरह था, मतलब संस्मरण को किस फ्रेम में दिया जाए। फिर एक और प्रतिबद्धता रचनाकार को खाई जाती है, वह संस्मरणों का लगातार उपेक्षित और हाशिए पर चले जाना। लोग कहानियों की चर्चा करते हैं, यात्रा वृतांत तक की चर्चा करते हैं, साक्षात्कार लोगों को भाते हैं, उपन्यास भाते हैं, संस्मरण पर बात कम की जाती है। तो क्यों संस्मरणों को लगातार उपेक्षा और हाशिए पर रहने के लिए बेबस किया जाता है? ये चिंता भी काशीनाथ जी को खाती है। इस पूरे संविधान को बदलने के लिए ये जो संस्मरण का मॉडल है या इस ढांचा है, इस फ्रेम को तोड़ने के लिए और इसकी जो बनी बनाई पर पार्टी है उसको तोड़ने के लिए काशीनाथ जी अपना प्रति संविधान रचते हैं। ठीक है, तो जो किसी शास्त्रीय दायरे में नहीं अटता और उनकी लेखनी सतत प्रवाह में, गति में चल पड़ती है। संस्मरण वैसे भी यादों का एक सैलाब होता है, उसमें कोई क्रमबद्धता नहीं होती, उसमें कोई तारतम्यता नहीं होती। और काशीनाथ जी जब अपने बड़े भाई, आदरणीय भाई, श्रद्धेय भाई के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी जीवन में घटने वाली घटनाओं की बात कर रहे हैं, तो उन संस्मरणों में जाना वस्तुतः कोई आख्यान लिखना नहीं है ना। और ऐसा वो खुद भी मानते हैं, काशीनाथ जी भी मानते हैं। काशीनाथ जी का खुद मानना है कि संस्मरण में कोई आख्यान तो नहीं होता, ये बहुत खुश्क भी ना हो और बहुत गीला भी ना हो, भीगा ना हो कपड़े की तरह कि उसे निचोड़ कर पानी में थार कर सुखा लो और जब हल्का कड़कड़ हो जाए तो उसमें चमक आ जाएगा, तब इस्तेमाल करो। बिल्कुल राग विराग से मुक्त होकर जो गद्य लिखा जाए वो संस्मरण है। साथियों, एक फक्कड़ अक्खड़ हंसी ठिठोली व्यंग्य विनोद मौज मस्ती से लबरेज कथाकार काशीनाथ का व्यक्तित्व कह रही हूं, उस व्यक्तित्व से ऐसी उपेक्षा मने हो जाए तो बड़ी साधना की जरूरत होगी, क्योंकि वो आदतन स्वभाव से फक्कड़ है, हंसी ठिठोली करता है, व्यंग्य विनोद जानता है, मौज मस्ती करता है, लेकिन वो इन चीज़ों से यानी बहुत खुश्क और बहुत गीले होने से अपने को बचा ले तो बड़ी साधना की जरूरत होती है। खैर, काशीनाथ जी ने उसे साधा ही नहीं है बल्कि नए मायने भी दिए, नई संभावनाओं से इसे भर दिया। जियनपुर ऊसर गांव से प्रचलित होने के साथ साथ जीवन की उच्चाकांक्षाओं से भी अलग थलग था, जहां नामवर सिंह पैदा हुए, प्रारंभिक शिक्षा पाई। उन टीलों में उनकी समाई असंभव थी, नामवर थे वे। यूपी कॉलेज से बनारस तक की यात्रा में उनके विद्रोही, उनके असंतुष्ट और उनके क्रांतिकारी तीनों रूपों का लगभग देश भर में परिचय मिल चुका था, लोग परिचित हो चुके थे। जिसे हम कहते हैं ना गर्बीली गरीबी, गर्बीली गरीबी के उन दिनों में वो सारे दुखों, सारी परेशानियों, पराजयों, तिरस्कारों और अपमानों का विकल्प अध्ययन को मानने वाले, माने उन चीजों की ओर नजर ही न जाए,
अध्ययन अध्यापन को नामवर जी ने दरअसल यातना में जीते हुए उसे रचनात्मक मूल्यों से जोड़ा, उसे रचनात्मक माना। मतलब हर पीड़ा, हर यातना रचनात्मक होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने कठिनतम दिनों में सबसे अधिक सृजनात्मक होता है। नौकरी का छूटना हो या चुनाव की तैयारी या घर की डावाडोल आर्थिक व्यवस्था हो, उन सब पर उनकी कसम खाने की जिद, समझौता न करने की और हार न मानने की लगन, ये कर्मठता, ये साहस उन्हें नामवर बनाता है। दरअसल वे बनारस से उनका लगाव, बना रहे रस जिसमें वो बनारस से उनका लगाव केवल शहर या शहर में अर्जित संबंधों के प्रति मोह भर नहीं था, बल्कि वो बेबस होकर बनारस से छूटते हुए उन्हें ये कहना पड़ा कि बाबुल मोरा नैहरवा छूटो जाए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए संस्कार खुलेआम गोष्ठियों में अपना असंतोष और असहमति जाहिर करना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बताई गई बातों को अपने जीवन में ढालना और असंतुष्ट और असहमत होते हुए भी नामवर जी दरअसल और 2 कसमों के साथ अपनी तीसरी कसम भी खा चुके थे कि लगातार विश्वविद्यालयों में जो घुसपैठ करती सामंती शक्तियां हैं, जो गुटबंदी है और जो आचार्यत्व का दबदबा है, उसी का एक परिणाम था कि द्विवेदी जी को वहां से निष्कासित होना पड़ा था। और यह सब विद्यार्थियों के लिए दुस्सह्य था। जो नामवर जी पिछले 10 सालों से नगर की जुबान पर देख रहे थे गॉसिप के रूप में, अब नामवर जी साहसी थे। असंतुष्ट और असहमत तो मैंने बताया ही कि दबंगई से और सामंती गुटबंदी से असहमत और असंतुष्ट थे। तो लगातार कुछ ऐसे लोगों में घिरे रहने के कारण भी नामवर जी अपने को नितांत अकेला और असहाय महसूस कर रहे थे। पर उन दिनों भी वे चेहरे पर कोई तनाव या थकन नहीं लाते थे। सार्त्र हो, काफका हो, कामू, इन सब के साहित्य और दर्शन पर और जो नई नई संपादित नई पत्रिकाएं आ रही थीं और हर पत्रिका में जो चर्चा नामवर जी के इर्द गिर्द उनके आसपास के लोग कर रहे थे, नामवर जी उसमें सक्रिय भागीदारी निभाते थे। इन सब से जुड़ी अधिकाधिक सूचनाएं नामवर जी बटोरते थे और यह अध्ययन और ज्ञान की स्पर्धात्मक होड़ में बनारस को बनारस बने रहने देना, यानी चर्चा और बहस और सक्रिय साहित्यिक मीटिंग्स जिसको कहते हैं कि जो बनते थे वो नामवर जी के हिस्से थे। क्योंकि नामवर हो जाना आसान काम नहीं है। गजब की बेचैनी पालनी होती है, गजब की तड़प होनी चाहिए, या जो रिसर्च एकालाप और संलाप से भरे हुए होते हैं, कई बार उस घुटन से गुजरना होना नामवर होता है। तो एक गजब की तैयारी करनी होती है, तब कहीं जाकर किसी विषय पर किसी की लेखनी उठती है ना। क्योंकि विरोध और असहमति में खासा फर्क है और एक सच्चा आलोचक सदैव असहमत तो होगा, लेकिन अपनी असहमति के लिए जो विरोध दर्ज कराएगा उसके पास उसके ठोस तर्क होंगे, और नामवर जी के पास वो हमेशा मौजूद थे। कभी किसी कुचर्चा में या कभी किसी कुवाद में नामवर नहीं पड़े, बल्कि समूह में जो चर्चा होती थी या विवाद होते थे, नामवर जी उन विवादों से, कुचर्चाओं से, उन विवादों से बचते रहे। तो इसका श्रेय भी दरअसल उनकी आलोचकी दृष्टि को जाता है कि उनमें ये परख बुद्धि थी, ये समझ थी कि कहां पढ़ना है, कहां अड़ना है। नामवर जी को ये अच्छे से समझ में आता था। तो ये उनके आलोच्य कर्म को ही इसका श्रेय जाता है, जिसने रचना को खंड खंड रूप में कभी नहीं देखा, है ना। उसकी समग्रता में देखने की आदत थी नामवर जी की, और ये देखने की दृष्टि, देखना, जांचना, परखना, साखी होना, ये नामवर होना होता है। तो जैसे गरीबी से दुस्सही एकांत तक की यात्रा नामवर जी तय करते हैं, और दरअसल उनको अपना एकांत बहुत प्यारा है और उसके छिन जाने का डर उनको आजीवन हमेशा सताता रहा। तो परिवार में जो बढ़ते सदस्यों की संख्या थी, उसको देखकर
उनके अध्ययन में, उनके आलोच्य कर्म में और उनकी अपनी जो एकांत साधना थी उसमें दरअसल थोड़ी सी डिसबैलेंसिंग, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं कि दुर्व्यवस्था सी खड़ी हो जाती थी। तो धीरे धीरे ये काशीनाथ जी का देखा हुआ है, परखा हुआ है, और संस्मरण से सच्चा और ईमानदार संस्मरण वही लिख सकता है जो आपकी बहुत करीबी है। धीरे धीरे नामवर के लेखन में जो अस्थिरता या जो अव्यवस्था ने जो बनारस से एक बार कूच क्या किया, तो दिल्ली लौटने में वो जो उनके लेखन में थोड़ी सी अस्थिरता और अव्यवस्था दिखाई देती है, वो दरअसल बनारस से दिल्ली तक की यात्रा थी। अब इस घर के जोगी जोगड़े का अर्धांग जो है, जैसा काशीनाथ जी बताते हैं, अति अति साधारण था, अबोला था, अबोध था। तो अगर वो अति साधारण, अबोला, अबोध हो तो इसे भाग्य ही कहेंगे, प्रारब्ध कहेंगे। भारत की तमाम औसत नारियों की तरह जो पैदा होने और मरने के बीच किसी भी तरह के जीवन की कल्पना कर लेती हैं, आदि होती हैं। और काशीनाथ सिंह जी की भाभी भी, यानी नामवर सिंह की पत्नी भी कुछ ऐसी ही थी। मतलब उन्हें अपने पैदा होने से और मरने तक के बीच कुछ और नहीं करना था। एक औसत स्त्री की तरह उनका जीवन था। व्यवहार कुशल भी नहीं थी वे। तो व्यवहार कुशल न होने पर दरअसल नामवर जी भी घर में जो ठंडा तनाव पनप रहा था, और उस तनाव को और उस खिंचाव को नामवर जी भांप रहे थे, सूंघ रहे थे। एक आलोचक की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है ना, वो परख कर सकता है चीजों का, निरीक्षीर विवेक उसमें बहुत जबरदस्त होता है। तो बड़ी शालीनता से पिता और उनके भाइयों में चल रहे जो आंतरिक कलह थे उनको दूर करने का उपाय और अलग अलग रहने का सुझाव कि निसंग भाव से वे एक दूसरे के साथ न रहकर, एक दूसरे के पास न रहकर साथ दे सकें, यह भाव नामवर जी समझाते रहे अपने बाप दादाओं को, माने पिता को और पिता के बड़े भाइयों को। नौकरी लगते ही भ्रातृप्रेम और उनका पारिवारिक दायित्व और ये सब उनको महसूस ना, ये बड़ी लाजिम सी बात थी। और इस दायित्व के चलते ही काशीनाथ सिंह को उच्च शिक्षा के लिए वे खुद शहर लेकर आए। और इस कर्तव्य निष्ठा के आड़े न उनकी पत्नी आ सकी, न उनका परिवार आ सका, न कोई स्वार्थ, कोई निहितार्थ। तो ये बड़प्पन भी तो नामवर होता है। तो चुनौतियों को जीवन का अहम हिस्सा मानने वाले नामवर दरअसल ये एक भाई के रूप में, एक अध्यापक के रूप में और एक आलोचक के रूप में अलग अलग खानों में है ना, और उसमें पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। काशीनाथ को क्लास में कहानी पढ़ाते हुए उसके रेशे रेशे पर कहानी की नाड़ी पर उंगली रख देना नामवर को खूब भाता था। चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, आलोचना हो, उनके विद्यार्थी उनके इस अध्यापकीय गुण पर, उनके इस अध्यापकीय कमिटमेंट पर, या किताबों से जो उनका लगाव था, गाढ़ा प्रेम था, और जो उनके अन्य समकालीन नहीं कर पा रहे थे, उनके और सहयोगी बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत अभ्यास और प्रयास के बाद भी नहीं कर पाते थे, नामवर वे कर जाते थे। उनकी दिलचस्पी कभी दाम्पत्य जीवन में नहीं रही। और काशीनाथ जी को इसमें एक छोटी सी ठसक और शिकायत भी रही। तो अब तक नामवर का पूरा परिवार यह बात जान चुका था कि वे जोगड़ा, घर का जोगी जोगड़ा, मतलब जोगी के रूप में, एक योगी, एक तपस्वी के रूप में, जिसका पूरा जीवन अपने अध्ययन अध्यापन, अपने आलोचकीय कर्म और अपनी वृहद दृष्टि में ही अपने को समाये हुए है, ये परिवार अब तक समझ चुका था कि वे अलग ही धातु के बने हैं। ये तो कुछ ऐसी व्यथा है कि न सहते बने न कहते बने, और मन ही मन पीर पिरेबो करे। तो नामवर की पीर और परिवार की पीर अलग अलग तरह की थी, क्योंकि दोनों की जरूरतें अलग अलग तरह की थीं। और नामवर शुरू के दिनों से ही, माने युवा काल से ही लगभग विरक्त जीवन जीते रहे। माने आसक्ति उन्हें थी, पर साहित्य सी थी,
इतिहास से थी, समाज से थी, अपने विद्यार्थियों से थी, अपने आलोचकों से थी, लेकिन परिवार से जो जुड़ाव, जो ममत्व, जो संलग्नता होनी चाहिए थी, वो कम थी। बेटी गीता एकमात्र उनके दुख सुख का, उनके दर्द का, उनकी दुश्चिंताओं का, उनकी तकलीफों का, उनके एकाकीपन का इलाज थी। वही उनकी छोटी सी कमजोरी थी, बेटी गीता। वह भी अपनी पसंद का विवाह कर जब विदा हुई तो उनके जीवन में, नामवर सिंह जी के जीवन में सहसा कुछ दिनों के लिए ऐसे क्या कह सकते हैं कि जो सुख, जो अमन, चैन, जो शांति और जो सुकून उन्हें मिल रहा था, उसका पुल ढहता सा नजर आया गीता के विवाह के बाद। नामवर ने पहली बार साहित्य को और जीवन और समाज को माने इनमें कोई फांक नहीं देखा, ऐसा उनके समकालीन नहीं कर पा रहे थे। साहित्य और समाज जीवन का ही एक हिस्सा है और जीवन का जरूरी क्या कह सकते हैं जुड़ाव है, संपृक्ति है। साहित्य केवल किताबों भर में सीमित नहीं होता, ये मनुष्य की दिनचर्या में होता है, ये मुक्ति की चिंता में होता है, ये अस्तित्व के सरोकार में होता है। साहित्य जिसे आप घोर साहित्यिक व्यक्तित्व कहते हैं, वो इस तरह से बनता है और इसलिए हर कोई नामवर नहीं हो सकता। मनुष्य की दिनचर्या में जो क्या कह सकते हैं छटपटाहट है, जो बेचैनी है, जो संघर्ष है, उससे उसका अस्तित्व बनता है ना। तो हिंदी नवजागरण और कबीर, इस पर जो उस समय कुतार्किक व्याख्याएं दी जा रही थी, असंगत व्याख्याएं दी जा रही थी, नामवर उससे खासा नाराज थे, क्षुब्ध थे। और नामवर बिना होमवर्क के न कोई विश्लेषण करते थे, न कोई क्लासरूम लेते थे, बल्कि कोई भी व्याख्या या कोई भी परिभाषा देते हुए उनकी लाउड थिंकिंग, उनकी वाचालता या जो क्या कह सकते हैं, जो उस समय उनके भी आलोचक थे, नामवर के आलोचक, उनकी आलोचना के आलोचक नहीं, नामवर के आलोचक, ऐसे दुर्बुद्धि वाले विद्वानों को खरा खरा सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष अपनी असहमति देकर उन्हें उकसाते थे। ये नामवर का काम होता था। तो हमारे इस घर के जोगी जोगड़े का दरअसल जो टीस, जो दर्द था कि बाबुल मोरा नैहरवा छूटो जाए, बनारस का छूटना, वो टीस, वो दंश, वो पीड़ा लेकर नामवर बाहर निकले। और कभी भी उन्हें अपने से असहमत या नामवर के जो आलोचक थे, उनकी आलोचना के आलोचक नहीं, जो नामवर के आलोचक थे, उनसे कभी भी कोई नफरत की आग नामवर ने नहीं रखी, बल्कि क्योंकि वो भी खुद व्यवस्थित आदमी नहीं थे बहुत, तो किसी जातीयता, किसी व्यवस्था और किसी यथास्थिति से उनका कोई नामवर का कोई जुड़ाव नहीं था। दलित और स्त्री इतना तिलमिलाए हुए हैं और उन पर जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो यूं ही नहीं है कि बिना सोच और कर्म को लड़ाए। दरअसल नामवर हुआ ही नहीं जा सकता, सोच और कर्म को लड़ाना पड़ेगा। तो ये कहना कि हम कहीं उपेक्षित रह गए उनकी आलोचना में, ये तमाम विमर्श जो उठ खड़े हुए हैं, दरअसल किसी भी व्यवस्था से, किसी भी जातीयता से या किसी भी जड़ता से नामवर व्यक्तिगत तौर पर अपनी कोई व्यवस्था या संलग्नता नहीं देते। तो आज हम घर का जोगी जोगड़ा पर थे और जिसे मैंने नैहर का रूप दिया, वो बनारस नामवर से छूटने पर उनके व्यक्तित्व में जो बदलाव आया, उसे कितनी सूक्ष्मता से काशीनाथ जी ने इस संस्मरणात्मक साहित्य में रचा है, आज हमने इस पर चर्चा की। बहुत शुक्रिया।